दर्शन दिया जा चुका है। तो 10 साल पहले देश खस्ता हाल था, ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही उजाले के लिए बिजली, यानी कि घरों में अंधेरा छाया हुआ रहता था, ना तो शौचालय थे और ना ही पक्के मकान। ये वो तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के चूरू से जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से 2014 में जब जनता ने उन पर विश्वास जताया, भरोसा जिताया और जीत कर केंद्र में सरकार बनाई और उसके बाद किस तरह से परिवर्तन देखने को मिले। और निश्चित तौर पर उन्होंने ये भरोसा जताया कि अब भी जनता का उन्हें समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और अब देश दिनों दिन प्रगति करेगा और विकास के नए आयाम गढ़ेगा। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं एक्सप्रेस 100 बुलेटिन की ओर और शुरुआत करते हैं 100 खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहा है, जिसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एआईसीसी मुख्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट और कर्नाटक की 14 सीट शामिल है। वहीं जम्मू और कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल है। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होगा। इसमें केवल जम्मू कश्मीर के 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल की दोपहर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज हरिद्वार बीजेपी पर एक बयान देते हुए कहा कि हर स्तर पर हमारा स्थान भाजपा ने ले लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केरल के अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लिए चुनाव प्रचार कर भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज केरल में कहा कि वे वी मुरलीधरन को लोकसभा में देखने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि केरल से वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, अनिल एंटनी और सुरेश गोपी जैसे लोगों को संसद में होना चाहिए। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर से उम्मीदवार के अन्नामलाई ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया। भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी पर के अन्नामलाई ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेता बेहद घटिया टिप्पणी कर रहे हैं और वे अपनी टिप्पणी को सही भी ठहरा रहे हैं। भारत की जनता देख रही है और 2024 के चुनाव में उन्हें सबक भी सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन का हर नेता अपनी हार को देखकर ये मान चुका है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई नहीं है और 2024 में फिर 400 पार जनता एनडीए को कराने वाली है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआई-एम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। सायरा शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। तमिलनाडु में चेन्नई मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से डीएमजी के उम्मीदवार बी पार्थसारथी ने रोड शो किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजनगर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने मुरादाबाद में अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जनता से वोट मांगेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। निर्वाचन आयोग आज सबसे कम मतदान वाले 11 राज्यों के नगर निगम आयुक्त और चयनित जिला निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एक आतंकवादी मारा गया है। इलाके में सुरक्षाकर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जाएंगे।
उपराष्ट्रपति आईएएस प्रशिक्षण के पहले चरण के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग मामले में विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्यवाही के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने की अपील की थी। कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। भारतीय तटरक्षक आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार ने वियतनाम के हो ची मिन्ह में वियतनाम तटरक्षक के साथ समुद्री तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया पर संयुक्त अभ्यास आयोजित किया। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जहाज के चालक दल ने समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन पर पेशेवर बातचीत की। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन किया है। इस नई पहल में सक्षमता आधारित प्रश्न अधिक होंगे, जबकि अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न कम संख्या में होंगे। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न, स्थिति आधारित प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के प्रश्न 40 से बढ़ाकर 50% कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रश्नों सहित अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न 2024-25 सत्र की परीक्षाओं में 40% से घटाकर 30% कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यमन और रायलसीमा में कल तक गर्म हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में रविवार तक बहुत तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। असम और मेघालय में आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, कोंकण और गोवा में सोमवार तक गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। इधर दिल्ली में मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश की संभावना व्यक्त की है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गर्मी के मद्देनजर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन वार्ड शुरू किए गए हैं। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। हाल के वर्षों में नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विशाल तटरेखा और समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी 7% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए से संबद्ध एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स पर अपने निर्देशों के कार्यान्वयन को 3 मई तक के लिए टाल दिया। आयकर विभाग का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने से संबंधित फॉर्म ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। हाल के वर्षों में पहली बार आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 6 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.45 पर आ गया। सोशल मीडिया मंच एक्स में भारत में अपने कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम का विस्तार किया है, जिससे लोगों को संभावित तौर से भ्रामक पोस्ट के बारे में जानने को मदद मिलेगी। भारत में कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे समय पर की जा रही है जब दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में आम चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को आयकर विभाग ने 6 आकलन वर्षों के लिए ब्याज के साथ करीब 605 करोड़ रुपए का मांग नोटिस भेजा है। दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी का कहना है कि वो प्राप्त नोटिस की जांच कर रही है और अपील सुधार आवेदन दाखिल करने सहित उचित कदम उठाएगी। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष में 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16% तक इन 3 राज्यों से खरीदने की योजना बनाई है। स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण, वैधता और भुगतान शर्तों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ट्राई ने एक परामर्श पत्र जारी किया था। इनमें मोबाइल सेवाओं के लिए 3 नए स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी शामिल है, जिसके लिए स्टॉक होल्डर्स से उनके विचार मांगे गए हैं।
यह पहली बार है जब 3 नए स्पेक्ट्रम बैंड नीलामी के लिए रखे जा रहे हैं। यह प्रस्ताव भविष्य में 5G सेवाओं के लिए 4000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सुपर्णा मित्रा को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य राकेश मोहन को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत की अग्रणी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने नियो भारत लेटेक्स पेंट के लिए विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। इजरायल हमास संघर्ष के दौरान मारे गए 7 राहत कर्मियों की घटना के बाद चैरिटी संस्थाओं ने अपना काम रोक दिया है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि इजरायल और गजा के बीच संघर्ष में उसके 15 सदस्य मारे गए। पीआरसीएस की प्रवक्ता ने कहा कि मानवीय कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए। गजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में बाइडेन ने कहा कि मानवीय कार्यकर्ताओं पर हमले और समग्र मानवीय स्थिति अस्वीकार्य है। जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ अमेरिकी इजरायल के साथ खड़ा है। हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों में 37 लोग मारे गए, वहीं 30 लोग घायल हो गए। हुती विद्रोहियों ने कहा कि यमन में करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। अमेरिकी और ब्रिटिश की ओर से हुती विद्रोहियों पर कार्रवाई की जा रही है। हुती विद्रोहियों के जवाबी हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। कई जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। ताइवान में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव दल द्वारा मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने का काम लगातार जारी है। मई में होने वाले चुनाव से पहले दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ एएनसी पार्टी को जोरदार झटका लगा। संसद के पूर्व अध्यक्ष नोसीविवे को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चेन्नई को 2 जीत मिली है। आईपीएल में गुरुवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने इस जीत के साथ ही इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर चेंज किया। आईसीसी ने मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। पुरुष वर्ग में मार्क अदैर, मैट हेनरी और कामिंदू बैंडिस को नामित किया गया। आईसीसी ने महिला वर्ग में मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए इंग्लैंड की माया वाउटियर, ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को नामित किया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को आखिरी टी20 में 77 रन से मात दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। भारतीय बैडमिंटन संघ ने थॉमस और उबर कप के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया है। थॉमस कप के लिए चुनी गई 10 सदस्यीय टीम में 5 सिंगल्स खिलाड़ी और वहीं डबल्स की 2 जोड़ियों के अलावा एक बैकअप डबल्स खिलाड़ी शामिल। वहीं उबर कप के लिए चुनी गई टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अनमोल करब आज कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में जापान की योशिकावा सोरेनो से भिड़ेगी। दूसरे दौर में अनमोल ने संयुक्त अरब अमीरात के नुरानी राऊ अजाहरा को 21-11, 21-7 से हराया। भारत के यूके भामरी अपने फ्रेंच जोड़ीदार अल्बेनो ओलिवेटी के साथ आज ग्रैंड प्री हसन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। 4 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन सेबेस्टियन बैटल ने कहा कि वे रिटायरमेंट से वापसी के बारे में सोच रहे हैं। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3 गोल से हरा दिया। इस मुकाबले में लिवरपूल के लिए पहला गोल नुनेज ने किया। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण इन दिनों चर्चा में है। सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर फिल्म रामायण की टीम को बधाई दी है। सुभाष घई ने लिखा, यह हमारे देश भारत को विश्व के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने वाला है। बॉलीवुड निर्देशक अली अब्बास जफर ने ईद के अवसर पर दर्शकों से बड़ी मियां छोटे मियां और मैदान दोनों फिल्में देखने के लिए अपील की है। दोनों फिल्में 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रैग मैकरे एक्शन का तड़का लगाते नजर आएंगे। क्रैग मैकरे को फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस की जिम्मेदारी दी गई है। आलिया भट्ट संजय लीला की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर विकी कौशल के साथ एक जैज गायिका की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने हाल ही में अपने प्रोडक्शन की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म शैतान वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर गई है। मिर्जापुर 3 की ओटीटी रिलीज की चर्चा के बीच रसिका दुग्गल उर्फ बीना भाभी ने सीजन 4 के संकेत दिए। बोनी कपूर ने कहा कि कोई भी सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर सफलता सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि फिल्म की बिक्री सुनिश्चित करता है। श्रीदेवी पर कभी बायोपिक नहीं बनने देंगे बोनी कपूर, बोले जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रोजेक्ट को भेजने के लिए 1 अगस्त 2024 से वेबसाइट खुलेगी।
82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दुनिया भर से आती हैं प्रविष्टियां। एंट्री भेजने की आखिरी तारीख इस साल 4 नवंबर तय की गई है। ये मेरी फैमिली 3 का नया सीजन दर्शकों के बीच आने के लिए है तैयार। ये मेरी फैमिली 3 को देखने के लिए दर्शक हैं बेहद उत्सुक। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को जल्दी OTT पर भी रिलीज किया जाएगा। दर्शकों को इस फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। तेलुगु अभिनेता विश्वक्सेन की अपनी फिल्म गामी OTT पर रिलीज के लिए है तैयार। यह फिल्म आगामी 12 अप्रैल से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। लक्ष्य लालवानी की फिल्म खिल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुनीत मोंगा ने फिल्म की एक झलक साझा की। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।